तो ये फार्मास्यूटिकल लाइन में काम कर रहे हैं और इनसे मैं जानना चाहूँगा कि प्रकृति और मानव स्वास्थ्य का क्या पूरकता है। पहले गुलाब जी अपना परिचय दे दें, क्या कर रहे हैं हम तो जानते हैं, आप लोग भी इनके माध्यम से सुनिए। मैं गुलाब पटेल इसी गांव का निवासी हूं और फार्मास्यूटिकल लाइन से जुड़ा हूं। तकरीबन 7 साल का अनुभव है मुझे फार्मास्यूटिकल लाइन का। जिसमें मेरी 3-4 कंपनियां हैं। ग्लेनमार्क है, एंटास फार्मास्यूटिकल है, एंडोकोर एमडीज है। करंट में मैं अजंता फार्मा के साथ जुड़ा हुआ हूँ। अजंता, जहाँ पूरी कार्डियक की मेडिसिन बनती है। कार्डियक मतलब हार्ट संबंधी जितनी मेडिसिन होती हैं वो सारी बनती हैं। हार्ट संबंधी यस। एक्चुअली हम यहाँ तक पहुँचते, मेडिकल साइंस तक पहुँचते कब हैं? मेडिकल साइंस में पहुँचने का सबसे बड़ा रीज़न है, एक तो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ और प्रकृति के द्वारा बनाए गए जो नियम हैं। प्रकृति के द्वारा जो बनाए गए नियम हैं उनको अगर हम प्रॉपर फॉलो नहीं करते हैं तब हम पहुँचते हैं मेडिकल साइंस में। यस। बहुत अगर आप मेडिकल साइंस में पहुंच गए फिर वहां से प्रकृति के पास वापस लौटने में बहुत टाइम लग जाता है। गजब, बहुत टाइम लग बहुत जाता है। अच्छा गुजर जाता है। यस। क्योंकि वो इतना एक कहते हैं कि कोर्ट कचहरी वाला बड़ा लंबा रास्ता होता है, उसमें रास्ता ही नहीं समझ में आता है कहाँ से निकलना है। एक बार घुस तो गए आप, घुस गए, निकलना कहाँ से है, जाना कहाँ है। ऐसे इसका भी मेडिकल साइंस का भी खेल है। एक बार अगर आप इसमें घुस गए तो बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। तो इससे बेहतर है कि आप प्रकृति के साथ जो नियम बनाए गए हैं उनको प्रॉपर फॉलो करें। ऐसी कोई छेड़खानी ना करें तो आपकी ज़िंदगी अच्छे तरीके से चलती रहेगी। बिल्कुल। अब प्रकृति के साथ छेड़खानी का मतलब ये है कि जैसे पेड़ पौधे ही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। बिल्कुल। अपने घर के पास, अपने समाज के साथ, अपने गांव में, अपने परिवार के साथ। पेड़ पौधों के साथ साथ लगाना ही नहीं है, लगाने के साथ साथ उनकी रक्षा करना। जैसे आज हमने 100 पेड़ लगा दिए और हम तो लगा के पेड़ चले गए कहीं बाहर या कहीं भी अपने काम में लग गए। बिल्कुल। आप 6 महीने में अगर आप उनका रिव्यू करके देखते हैं तो 2 से 3 ही पौधे बचते हैं। कि उनकी सेवा की नहीं गई, सेवा नहीं की गई तो बेहतर नहीं हो पाएगा। हार्डली उनकी सेवा आपको 1-2 साल तक ही करनी है। उसके बाद वो आपकी सेवा करेंगे। लाइफ टाइम। 1-2 साल अगर आप उनकी सेवा कर दिए तो आपकी वो 60 से 70 साल सेवा करते हैं। बिल्कुल, नो डाउट। पेड़ पौधे आपकी कैसे सेवा करें? आपको स्वच्छ ऑक्सीजन देंगे, बिल्कुल, फल देंगे, छांव देंगे। बिल्कुल। इवन पेड़ मरते दम तक आपको लकड़ियाँ तक दे के जाते हैं। हर एक चीज दे के जाते हैं। आपके हर एक पल में काम आते हैं। बिल्कुल। आपको लगता जरूर हो कि बहुत अच्छी बात आपने रखी कि वास्तव में पेड़ पौधे हमें क्या देते हैं। अगर हम इसे 60 शब्दों में देखा जाए, अगर इसमें हम बात करें तो काफ़ी 2-4 घंटे गुजर सकते हैं। क्योंकि संपूर्ण इस मानव की प्रकृति जन्य व्यवस्था जो है ना, ये पेड़ पौधे ही उसके पोषक हैं। समस्त कायनात के समस्त पक्षों को पोषित करते हैं। इसके अगर हम गहराई में जाएंगे 3-4 फायदे आप हमारे साथी ने गिनाया, बहुत सारे फायदे भी काउंट करवा सकते हैं। इसका अप्रत्यक्ष देखते हैं हम लोग, प्रत्यक्ष तो देख रहे हैं। इसका हमारे मानव जीवन में और इस प्रकृति में, पशु पौधों में, इसके खून में क्या है। वो जो पेड़ पौधे हैं ना, वो हमारे रगों में बह रहे हैं। और रगों में बहने वाला कितना कीमती आपके लिए हो सकता है, शायद आपको बताने की जरूरत हमें नहीं है। ये बताइए, मिट्टी के कटाव, सॉइल इरोजन है ना, और ये प्रकृति को बचा के रखते हैं, बांध के रखते हैं, मिट्टी को बांध के रखते हैं। और इसके बाद जिसमें सारे पोषक तत्वों का निर्माण करते हैं। ये जमीन के पोषक तत्वों से फसल होती है और फसल के पोषक तत्वों से हमारा शरीर पोषित होता है। इस प्रकार से पशु पक्षियों में है। अब आप देख लीजिए कि जहाँ उधर पूरब साइड हम लोग जाते हैं, मऊगन साइड में, तो वहाँ का तापमान कम है यहाँ की अपेक्षा। और वहाँ क्योंकि जलाशय हैं, और जलाशय हैं तो पेड़ पौधे हैं, तो पानी और ये आपकी पेड़ पौधे, अग्नि, पृथ्वी, ये कितना कीमती है। सूरज इतना बड़ा ऊर्जा का शायद सबसे बड़ा स्रोत है। उस दिन हम लोगों ने वीडियो में देखा कि शायद समस्त चीजें अगर ऊर्जावान हो रही हैं तो इस सूरज के कारण हो रही हैं।
तो इन्हें बचाना है ना। ये सूरज, अगर हम प्रकृति को, पेड़ पौधे का अनबैलेंस यानी इसके 5 तत्वों में से एक तत्व को हमने अनबैलेंस यदि किया, ये सारे तत्व अपने उग्र रूप में आ जाते हैं। यस। और उनका जो विभत्स आप देखते हो ना घटनाओं के माध्यम से, प्राकृतिक घटनाओं में इतना खतरनाक होता है कि शायद आप शहरों में रहते हैं और मेडिकल साइंस में देखते हैं कि अगर हम इसकी व्यवस्था के विपरीत जीने में, प्रकृति की बनाई व्यवस्था में विपरीत जीते हैं, तो मेडिकल साइंस तक का सफ़र कितना लंबा होता है और वहाँ से वापस आ जाना प्रकृति में कितना कठिन हो जाता है, इस बात को बेहतर हम सब जानते हैं। और आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े कैंसर के रोगी अपनी दिनचर्या के बदलाव में, दिनचर्या वैसी ही इंसान की पहले होनी थी जो अब जब हम बीमार होने के बाद उन्हें अपनाया, बिल्कुल तभी आप बीमार न पड़ते और उस स्वास्थ्य का आनंद लेते कि जिस तरीके से ज़िंदगी स्वर्ग लगती है। और डिटेल्स में जानना चाहूँगा, आप आज हमारे गेस्ट के रूम में हैं और आपसे बेहतर उस चीज़ को कौन समझा पाएगा, हम तो आपसे रोज़ बात करते हैं। अभी देखिए, जैसे अपने समाज में 2-3 बीमारियां हैं, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, कैंसर हो गया। ये एक तरीके से लाइलाज बीमारी है। लाइलाज बीमारी इसलिए है, मेडिकल साइंस हालांकि इतना आगे निकल चुका है, तो मेडिकल साइंस के लिए लाइलाज नाम की कोई चीज़ है ही नहीं है, बहुत नहीं है। बट हमारे आपके हिसाब से वो लाइलाज इसलिए हैं कि ये इतनी बड़ी बीमारियां हैं कि इसमें सफ़र करते करते एक इंसान की फाइनेंशियल कंडीशन, मानसिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति इतनी ख़राब हो जाती है कि हमारे आपके लिए वो लाइलाज बन जाती है। और घर में आप देख लीजिए कि आपके पास पैसा हो या ना हो, 2 वक्त की रोटी हो या ना हो, लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं तो बहुत बड़ी दौलत आपके पास है, क्योंकि सारे आप जतन अपने जिंदा रहने के लिए और बेहतर जिंदा रहने के लिए, बेहतर स्वस्थ रहने के लिए कर रहे हैं। लेकिन हमारी भूल, हमारा तरीका बदल गया है। अगर लौटे ना तो तरीका बदल के फिर आ सकते हैं, उसी को पा सकते हैं। इसमें एक पॉइंट ऐड करना है मुझे। जैसे अभी आप स्वस्थ हैं तो कोई मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब कुछ भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, बहुत कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। जिस दिन आप अपना स्वास्थ्य खोते हैं, जिस दिन आप अपना स्वास्थ्य खो देते हैं, उसके बाद पता लगता है कि हमने कितनी कीमती चीज़ खो दी है। बाद में पता लगता है और कि उसी कमाई संपत्ति को सारी संपत्ति भी देने को तैयार होते हैं कि आप मुझे जिंदा कर दो, ये सारी संपत्ति अरबों की ले लो, लेकिन वो हमारी संपत्ति, जिस संपत्ति को कमाने के लिए इतना अच्छा स्वास्थ्य को गवाते हैं, और उसी स्वास्थ्य को अगर हमारे पर आ जाए तो हम उसको एक पल में गंवाना भी। अभी हमारे इधर समाज में एक लोगों की ऐसी मानसिक दशा बन चुकी है कि हम अनार तभी खाएंगे जब हम बीमार होंगे। बीमारी के लिए बना ही है, तो कोशिश करें कि बीमार होने के पहले अनार खाएं, तो आप बीमार ही ना हो। अरे वहाँ जब आप कोई भी बीमार होते हैं 1 लाख रुपए लग जाता है आजकल, और 1 लाख रुपए में अगर साल भर नहीं, आप 10 साल अगर खाएंगे तब भी आपकी डाइट में रोज शामिल रहेगा। पर डे। हाँ, जो एक दिन में 1 लाख दे देंगे। हाँ, और उसमें भी स्वास्थ्य खो देंगे, वेंटिलेटर पे होंगे, मौत और जिंदगी के बीच के संघर्ष को हम जी रहे होंगे। अब आजकल ट्रीटमेंट वगैरह इतना महंगा हो गया है। आप बहुत महंगे हैं। आप रीवा में किसी भी हॉस्पिटल में जाए, एक नॉर्मल डिसीज मतलब जैसे मलेरिया हो गई, अब मलेरिया का ट्रीटमेंट कराने जाएं, आपका 70 से 80 हज़ार का बिल बन जाता है 1 हफ्ते का। 1 हफ्ते तो मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, 3 से 4 दिन का 60 से 70 हज़ार रुपये बिल बन जाता है। और ये मलेरिया में आपको सिर्फ छोटे प्रिकॉशन लेने हैं, सिर्फ छोटे, कोई भी डिसीज हो उसमें आपको बहुत छोटे प्रिकॉशन लेने हैं। सतर्कता बहुत उसकी आसान है, उसकी मेडिकल प्रोसेस की बजाय। बाकी आपको होने के बाद आप एक बार सतर्क होने की कोशिश करते हैं, वही लाइन में आएंगे, उसी लाइन में आएंगे। आप बच ही नहीं सकते, जब बच ही नहीं सकते तो क्यों जाना उधर। हाँ, कहते हैं जब डिप्रेशन आदमी को खतरनाक। और आप मेडिकल साइंस के बाद बचेंगे कब, दवाई के बाद बचना कब है, जब आप प्रकृति की बनाई दिनचर्या में जीना शुरू करेंगे, तब आप स्टेबल रख सकते हैं। बाकी नहीं हो सकता। आप स्वास्थ्य तो नहीं पा सकते जो आपका स्वास्थ्य बीमारी के पहले था। हाँ, आप भी इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? जैसे कि बीमारी जो है अभी, जैसे देखिए जितनी महंगाई खतरनाक चल रही है मेडिकल इंडस्ट्री में, तो अब जैसे छोटा है, मैं 1 सेकंड में गिर गया बाइक से। कहानी सुनिएगा, छोटी सी कहानी है। उससे गिरा, आज बाइक हम लगभग 15 साल चला रहे हैं।
बहुत बार गिरे भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस बार जब गिरे तो टूट गया। अब ये पहली बार लगा कि मैं जिंदगी में पहली बार जो तो गिरा था, इतनी बार तो गिरा कोई दिक्कत नहीं थी, और पहली बार गिरा तो टूट गया। और जो मेरी हड्डी टूट गई, तो हड्डी एकदम तो सीधी ऐसी रहनी चाहिए, एकदम क्लियर क्रिस्टल, कि मतलब यहाँ कोई कट या कोई क्रैक नहीं होना चाहिए, वो हो गया। तो अभी क्या मैं दवाई करवाने से या कुछ भी करवाने से क्या एक्चुअल सीधा हो सकती है? नहीं हो सकती है। पर ठीक है, साइंस ने अच्छा काम कर रही है और बहुत बेहतर बनाई है। पर जो मतलब जो कट गया सो कट गया, तो वही कि बीमारी एक बार हो गई तो हो गई, उसको स्टेबलिश करेंगे भी तो मैं उतना बेहतर 100% नहीं हो सकता, है ना। 80% 90% आपको रिलैक्स मिल सकता है, तो 10% तो नहीं मिलेगा। जो आपने वही बोला कि ये चीज ऐसा होना चाहिए, जैसे आपकी ये बॉडी है, आपकी ये बॉडी जब आप पैदा होने से लेके अब तक ये पूरी एक नेचुरल तरीके से बनी हुई है, नेचुरल एकदम, इसमें कहीं कुछ भी नहीं है, कोई क्रैक नहीं है। अब अगर मान लीजिए जैसे आपका ये हाथ ही फ्रैक्चर हो गया, हाँ, टूट ठीक गया है, यहाँ से ये हाथ फ्रैक्चर हो गया। हाँ। अब इस हाथ फ्रैक्चर होने के बाद अगर आप डॉक्टर के पास गए, इसको दिखाए, तो डॉक्टर इसमें क्या करता है, क्या करे? इलाज का दूसरा नाम जुगाड़ फिट कर देना है, जुगाड़ बना देना है। अभी अगर आपका हाथ ही उसने सही कर दिया है तो कुछ जुगाड़ लगा के सही किया है, जुगाड़ तो पहले जैसा नहीं रहेगा, पर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 95% रहेगा, हाँ, लेकिन वो 5% नहीं रहेगा, 5% की कमी हो गई है। यस आप उस चीज को दोबारा पा ही नहीं सकते एक बार होने के बाद। वही क्रैक तो ये भूल है कि छोटी सी क्रैक है हमारी, छोटी सी क्रैक है, जो हमने इस जिंदगी को आलसीपन में गुजार दिया। विलासिता में तो ठीक है, आप सारी वस्तुओं को उपभोग करिए, लेकिन उसको प्राकृतिक तरीके से करिए ना, उसमें ध्यान जुड़ा हो। अगर ध्यान जुड़ा होगा तो शरीर हमारा स्थिर होगा, और जब शरीर हमारा स्थिर होगा तो उसमें समस्त जो मैकेनिज्म काम कर रहे हैं वो एक बैलेंस में काम करेंगे। और जब बैलेंस में काम करते हैं वही तो स्वास्थ्य है। यहाँ तक कि हमारे खान पियन इतने मायने नहीं रखता है जितने हमारे विचार मायने रखते हैं हमारे स्वास्थ्य में, क्योंकि हम देखते हैं कि सभी व्यक्ति बेहतर खा पी रहे हैं और इस नज़रिए से खा पी रहे हैं कि हम स्वस्थ रहेंगे, लेकिन फिर भी बीमारियां हैं, क्योंकि मानसिक बीमारियां अगर हमारी नहीं खत्म होंगी ना तो शायद हम शारीरिक स्वास्थ्य भी पाने में सफल रहेंगे। आप पेड़ पौधे प्रकृति को और पशुओं को देखिए, उनमें ना स्ट्रेस है, ना अपना कोई निजी स्वार्थ है, और ना उनके पास कोई ऐसी चीजें हैं जो एक दूसरे से दूर करती हैं, तो वो कितना स्वस्थ हैं। सबसे बड़ी बात, उनका कोई डॉक्टर ही नहीं है, ना कोई डॉक्टर, ना कोई स्कूल, और बेहतर वो दुनिया के डॉक्टर हैं, बेहतर इंजीनियर हैं, बेहतर वो आर्किटेक्ट हैं, बेहतर जिंदगी को जीते हैं। और यूं ही अनायास प्रकृति में, जैसे कहते हैं ना कि मौत नाम का कोई यहाँ चीज ही नहीं है, मौत तो है ही नहीं, मरता कौन है, वो जिंदा रहते हैं हमेशा। और प्रकृति को कितना अच्छा पोषित करते हैं, उनका दायित्व तो पहले देखिए कि प्रकृति को बनाने में वो 24 घंटे पूरे पल में लगे रहते हैं, और जब प्रकृति बनाई व्यवस्था हम जीने लगते हैं तो हम प्रकृति को पोषित करने लगते हैं, प्रकृति अपने आप सुंदर हो जाती है। प्रकृति ने सब कुछ बनाया। सरपंच साहब आज हम लोगों के बीच में आ गए हैं, हम लोगों को सौभाग्य है, सुबह सुबह रोज यहाँ पर आते रहते हैं, इसकी सिंचाई करते हैं, और आज हम लोगों के बेहतर टाइम में आ गए हैं। आज मैं इनसे जानना चाहूँगा कि प्रकृति को बैलेंस कैसे किया जाए, और सरपंच साहब ने यहाँ पे जो काम किया बहुत अच्छा काम किया है, और एक निवेदन और था सरपंच साहब से, और हम हमसे बोले हैं करने के लिए, और मैं हमेशा सरपंच साहब से मिलता रहता हूँ, मज़ा आता है काम करने में, और गंगा जल संवर्धन योजना के तहत इसका वो भी है, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मैं जानना चाहूँगा कि प्रकृति को जीना क्यों बेहतर। भाई बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन बेटा। प्रकृति अपना जो है तो वास्तविक में जीवन है, यदि प्रकृति नहीं जीवित है तो वास्तविक में विश्व जीवित नहीं रहेगा। इसके लिए हम सबको वास्तव में एक अलग ढंग से और रूपरेखा बड़ी तैयार करने की ज़रूरत है, और जो हमारे नकारात्मक सोचें हैं उनको निगेटिवता में लाना है, क्योंकि जीवन में हमने जो भी संघर्ष किया, और उन संघर्षों के साथ मैं ये भी सोचता हूँ कि मैंने जो सोचा हूँ उसे साकार रूप से करके दिया, और ये वास्तव में बेहतर है कि यदि हम प्रकृति का कहीं शोषण करेंगे तो अपना नहीं, हमारे पूरे भारत नहीं, हम अपने पूरे विश्व के जो है तो
मतलब एक तरफ से कहा जाए तो नुकसान पहुंचाने का काम हमारे या इन विचारों के द्वारा हो सकता है। तो हम सभी अपने प्रमुख बात तो देखिए, परिवर्तन जो है तो अपने साहिदय दिल से होता है, और जब हमारे दिल में अच्छे विचार होते हैं तो हमारे घर में भी अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं, इसके बाद हमारे पड़ोस में होते हैं, फिर पूरा गांव होता है। तो यदि हमारे आपके इन प्रकृति के बचाव के लिए भी हम सब लोग मिल करके एक ऐसा कार्य करें तो निश्चित रूप से हमारे जो 4000 वर्ष की जो पीढ़ियाँ थी इस पर डिपेंड हुआ करती थी, कोई उनके पास ऐसा कोई संसाधन नहीं था जीवन जीने के लिए जो आज टेक्निकल युग में चल रहा है, पर वो चीज़ें वास्तविक में प्रकृति ने ही मुझे बचा के रखा था, और आज उसका हम सब लोग जो है तो वास्तव में मनन हनन कर रहे हैं। जो भी बातें हो रही थी कि हम लोग प्रकृति का बैलेंस कैसे बनाएं, इनके साथ एक घटना हुई थी, वो घटना के बारे में थोड़ा सा जिक्र करिए, जो आपके करंट वाली, और आपने उसको योग से और प्रकृति के बनाए नियमों से जीने के बाद आप कितना सर्वाइव कर गए। तो भाई देखिए, वही मैं बात कह रहा हूँ कि अभी हम अकेले ही बैठ करके इसके बारे में सर्च करते हैं, और अभी हम 15 दिन से लगभग लगातार इस तालाब में आते हैं और स्नान करते हैं, और लगभग इनकी पूरी तराई भी करते हैं, और इस वृक्ष के नीचे जब बैठते हैं, पीपल के झाड़ के नीचे, तो मुझे ये महसूस होता है कि वास्तविक में जिस तरीके से गौतम बुद्ध जी ने यह मुझे संदेश दिया था कि आप अकेले चलेंगे, अकेले ही चलेंगे, लेकिन प्रकृति का के ऊपर भरोसा करके चलेंगे, प्रकृति का आप यदि संरक्षण करेंगे तो कहीं आप टेक्निकल आज जो युग है मैंने कई प्रकार से वो हमारी दूरियां बन जाएंगी। और हमने योग के बल पर आज से 25 साल पहले मुझे इतना बड़ा करंट लगा था, इतना झटका लगा था कि हमें 24 घंटे बाद होश आए, लोग हमारे पड़ोस के लोग देखे कि ये तो मृतक शरीर हो गया, लेकिन वास्तविक में उस समय हमारी प्रकृति ने ही साथ दिया। प्रकृति कैसे साथ दिया? हमारे लोगों ने मतलब इस बात को समझा कि जो हमारे माताएं और बहनें या हमारी माताएं जो चूल्हे की राख हुआ करती थी उस समय, और वो गर्म राख पे पूरे मेरे मालिश हुई, और मेरे वास्तविक में उसी समय जो है तो मेरी सांसें चलने लगी, तो प्रकृति का ही ये देन थी। कहीं वहाँ मेरे पास उस समय 25 साल पहले कोई डॉक्टर नहीं बैठा था। तो इसके बाद हमने फिर सहारा लिया डॉक्टर का। इसके बाद हमने ऑपरेशन कराया आपके वास्तविक में नागपुर में, वो इतना राहत मुझे नहीं हुआ, लेकिन हम आज 15 साल से जो तो योग कर रहे हैं, और योग के दम पर ही अपना जीवन जो है तो जी रहे हैं, और बहुत अच्छे से जी रहे हैं। क्योंकि हमारे ये युवा साथी, हमारे बच्चे जो भी हैं, ये देखते हैं कि जिस तरीके से ये चलते हैं, दौड़ते हैं, उस तरीके से मैं इनके कंधे में कंधा मिला करके सदैव चलने के लिए तैयार हूँ। और मेरी एज इस समय जो है तो लगभग 57 वर्ष हो गई है, फिर भी मैं अपने आप को यह महसूस करता हूँ कि मैं 28 वर्ष का हूँ। चूँकि 28 से 30 वर्ष का हूँ, चूँकि मेरे साथ चलने में जो हमारे 28 वर्ष के बच्चे हैं वो भी थक जाते हैं। ये प्रकृति की ही देन है। चूँकि अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आप घड़ी लगा करके या कांटे लगा के देख लीजिए, और मेरे साथ आप युवा हैं, बैठिए। मैं योगासन के सहारे लगभग जितनी मैं सांसें रोक सकता हूँ, तो शायद है कि अभी हमारे ये बच्चे खुद नहीं रोक पाएंगे। तो ये प्रकृति की ही देन है। तो इस तरीके से आज हमें जो है तो प्रकृति का जो है तो पूर्ण रूप से संरक्षण करने की ज़रूरत है, और उस पर मैं आग्रह करता हूँ। मैं यह संदेश सरकार के पास भी देना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा बल जो है तो वास्तविक में प्रकृति के रक्षा पर करने की ज़रूरत है। और यदि हमारी यह प्रकृति अपने आप में हम उसकी रक्षा करेंगे तो वास्तविक में ज़्यादा हमें डॉक्टरों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से हम जो है तो आपस में अपने इन हमारे पास ईश्वर ने इतनी बड़ी ताकत दिया है, इतने बड़े मतलब पौधे जो हमारे यहाँ प्राकृतिक जो हमारे जीवन को बचाने के लिए, उसे हम पहचान ही नहीं पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ हमारे बीच में जैसा लोग कहते हैं कि हार्ट अटैक की बीमारी हो रही है, किडनी की बीमारी हो रही, लीवर की बीमारी हो रही है, मैं इस बात पर अपने युवा साथियों से, ग्रामवासियों से निवेदन करता हूं कि इस पर हम लोग विचार नहीं करते हैं। विचार करने की ये ज़रूरत है कि जैसे आज खेत खलिहान
जो हम लोग करते हैं उसमें जानते हैं हमारी अस्थमा की बीमारी, हमारे हार्ट की बीमारी है, लंग्स जो होते हैं, जिस तरीके से हमारी ये पत्ते चलते हैं और हमारी ये पौधे जीवित रहते हैं, इनको जो है तो वृक्षों जो जड़ से पानी मिलता है, तो जब ये पौधे चलते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और देते हैं। उसी तरीके से हमारे अंदर जो पार्ट हैं, तो जब हमारे वो सुरक्षित रहते हैं तो हमारी जो धमनियाँ हैं तो अच्छी चलती हैं। तो आज मैं यह संदेश दें, इस वर्ष का तो खैर लगभग ये सब समाप्त ही हो गया है, राह खरिहान का हमारे जो होता है। तो अब मैं अपने युवा साथियों से मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि खेत में करें, पर कुछ खेत जब खाली हो जाते हैं तो वहाँ एक सामूहिक रूप से एक अपने खेत खलिहान में जो गहाइयाँ होती हैं उसे दूरी बना कर करें। क्योंकि आज मुझे यह महसूस होता है कि जब हम इन थ्रेसरों को चलाते हैं टेक्निकल ढंग से, तो पूरे गांव में हमारी इतना बड़ा प्रदूषण होता है और उससे नुकसान क्या हो रही है हमारी, आप खुद समझ सकते हैं कि हमारे अस्थमा की बीमारी, हमारे कैंसर की बीमारी, हमें सांस रोग, ये सारे होते हैं। तो हम सब लोग मिल करके कंधे में कंधे मिला करके और इस प्रकृति का जो है तो वास्तविक में बचाव रखें, इसका संरक्षण करें, देखभाल करें। चूँकि जीवन ही मेरा महत्वपूर्ण है, तो प्रकृति के ही सहारे महत्वपूर्ण है। यदि प्रकृति नहीं रहेगी तो मेरा जीवन नहीं बचेगा। क्योंकि सबसे ज़रूरत है कि यदि डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे की वो दवा दे करके अपने को भेज देता है, लेकिन जब वो यही कहते हैं, डॉक्टर भी यही कहते हैं कि अपनी थोड़ी सी एक्सरसाइज और आपने शांत वातावरण में अपने अच्छे ऑक्सीजन के साथ, हवा के साथ अपनी जीवन जिंदगी जिए, तो जब हम प्रकृति का जो है तो बचाव रखेंगे या उसे हम पालन पोषण करेंगे, तभी मेरा जीवन संभव है। अन्यथा हम सब लोग जो है तो परेशान ही रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में अपने जो भी विचार रखे हैं, तो आप लोगों को जैसा भी लगा हो। बहुत अच्छा विचार आपने रखा, अपने जीवन के वो अनुभवों को साझा किया और अपना स्वास्थ्य और प्रकृति और योग का कॉम्बिनेशन जो एक दूसरे की पूरकता है हम लोगों को विषय था, अच्छा आपने जोड़ा उसमें। और बेहतरीन तरीके से हर मानव इन हकीकतों को जानता भी है, लेकिन उसकी छोटी छोटी भूल, काम करने, ज़िंदगी जीने की, दिनचर्या को जीने के जो तरीके हैं ना, वो अलग है। हम सब भी स्नान कर रहे हैं, आप भी स्नान कर रहे हैं, लेकिन हमारे स्नान करने में, आपके स्नान करने में थोड़ा सा भी फर्क आ रहा है। हमारे स्नान में भी ध्यान नहीं जुड़ा हुआ है। जिस दिन स्नान में ध्यान जुड़ जाएगा, जिस दिन खाना खाने में ध्यान जुड़ जाएगा, उस समय आप स्वास्थ्य को प्राप्त कर लेंगे। और जब स्वास्थ्य को प्राप्त कर लेंगे तो आप प्रकृति का महत्व जान जाएंगे, ऑटोमेटिक आप जुड़ जाएंगे, उससे लिंक्ड है। हमारे शरीर 5 तत्व से बना है और एक पंच तत्व प्रकृति में विद्यमान है। हवाएं हमारे शरीर को छू रही हैं, एक पंच तत्व, यहाँ पे प्रकाश है, देखिए। तो सीधी सी बात है कि हम प्रकृति के बहुत करीब हैं, लेकिन कुछ भूलें हो रही हैं, उन भूलों को हमें सुधारना है। और गुलाब जी से भी मैं और चर्चा करना चाहूँगा इस विषय में, और बेहतर तरीके से कैसे हम जिंदगी को आसान से आसान तरीके से वहाँ तक बेहतर स्वास्थ्य की ओर लेके जाएं। जब आप बेहतर स्वास्थ्य की बात करते हैं तो बेहतर स्वास्थ्य में आपका जो दिनचर्या का जो पहला होता है, जैसे आप सुबह उठते हैं, सुबह उठने से लेके शाम सोने के पहले तक का आपके पूरे दिन का जो दिनचर्या होता है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है। बहुत महत्वपूर्ण ऐसा है कि जैसे आप सुबह उठते हैं, उठने के बाद अगर आपको सुबह की फर्स्ट मॉर्निंग की जो हवाएं होती हैं वो आपके कानों से अंदर जानी चाहिए। कानों से अंदर जाके जब आपके ब्रेन तक जाती हैं तो ये जो छोटी छोटी नर्व्स होती हैं उनमें जो स्ट्रेस पैदा होता है उनको उस स्ट्रेस को रिलीज करती हैं। रिलीज करने के साथ साथ पूरे आपके बॉडी में एक एक्टिवनेस तैयार करती हैं। इसके साथ साथ जो आपका सूरज होता है, सूरज की जो फर्स्ट रेज होती है उससे ज़्यादा एनर्जी आपको कहीं नहीं मिलेगी। वो बहुत बड़ा एनर्जी बूस्टर का काम करता है। सूरज की फर्स्ट रेज और विंड की पहला फ्लो, ये आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर ये 2 चीज़ें आपके शरीर में अंदर प्रवेश कर रही हैं दिन की पहली सुबह में, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कभी मेडिकल साइंस की सहारा लेने की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत अच्छा आपने इस चीज़ को इतनी बारीकी से और इतने जीवन के आपने अपनी ज़िंदगी में उतारे हुए हिस्से को आपने शेयर किया। और इसी तरीके से हर व्यक्ति ज़िंदा रहना भी चाहता है, वो कोई व्यक्ति बीमार नहीं होना चाहता है, लेकिन भूलें हमारी और वो भूलें भी नहीं हैं, उसे दिनचर्या में बदलाव कर लेना है।
आपने जो बताया ना कि सूरज और ये जो हवाएं हैं हमारे नफ्स को छूती हैं, तो कितना अब जब हमारी चीज़ें इससे बनी हुई है, जब हमारी चीज़ इन्हीं तत्वों से बनी है, तो इन्हीं तत्वों से ही पोषित होगी, इन्हीं तत्वों से ही एक्टिव होगी, तो वो तत्व में हमें आना तो पड़ेगा ना। मैं एक घटना घरों से बिस्तर से तो हमें उठना पड़ेगा ना। मैं एक घटना शेयर करता हूँ। अभी रिसेंटली तीन साल पहले मुझे माइग्रेन हो गया था। माइग्रेन मतलब कि आपके जो ये नर्व सेल्स होती हैं ना, तो इसमें क्या होता है, सूजन आ जाता है। सूजन आ जाने के कारण बहुत कड़कपन हो जाता है और बहुत तेज़ हेडेक होता है। तो ये होने के बाद सबसे पहले मैंने न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर को कंसल्ट किया, तो वहाँ से मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के बाद क्या हुआ कि जब तक मैं मेडिसिन खाता था, मेडिसिन खाने तक मुझे रिलैक्स रहता था। अगर मेरी मेडिसिन 15 दिन की है या महीने की है, तो मैं महीने 15 दिन खाता तो आराम रहता था। जैसे मैं मेडिसिन बंद कर दूं, फिर से वही चीज़ स्टार्ट हो जाती थी, फिर से वही हेडेक, वही भारीपन, वही सब कुछ। इसके बाद हमने क्या किया, अपनी दिनचर्या को चेंज किया। सुबह उठना स्टार्ट किया, दौड़ना स्टार्ट किया, भागना स्टार्ट किया, एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया। अगर मैं खाली बैठा हूँ तो भी हाथ पैर हिलाता ही रहता था। इस चीज़ से इतना रिलैक्स हुआ, यकीन मानिए मुझे 1-1.5 साल से कभी हेडेक हुआ ही नहीं। अब कहते हैं माइग्रेन डिसीज नहीं है, माइग्रेन डिसऑर्डर्स है। मैं डिसीज और डिसऑर्डर्स में फ़र्क बताता हूँ आप लोग को। डिसीज वो चीज़ होती है अगर आपके बॉडी में एक बार डिसीज आ गई तो आप उसे ठीक कर सकते हैं कम्प्लीटली। अगर आपको एक बार मलेरिया हो गया तो मलेरिया को आप ठीक कर सकते हैं। ठीक मतलब वो आपकी बॉडी के से पूरी तरह से चला जाएगा ट्रीटमेंट लेने के बाद। डिसऑर्डर वो चीज़ होती है जो आपके बॉडी में एक बार आ गई, आप उसे ठीक कर ही नहीं सकते। वो आप उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक नहीं कर सकते। डिसऑर्डर्स में आपके जैसे बीपी हो गई, बीपी को आप ठीक नहीं कर सकते कभी जिंदगी भर। अगर आपको एक बार बीपी के शिकार हो गए, बीपी के शिकार होने के बाद बीपी की बीमारी कभी ठीक होती ही नहीं। ये होता है डिसऑर्डर। और दूसरा ऐसे हो जाए ना, दूसरी चीज है शुगर। शुगर भी डिसऑर्डर्स में आता है। अगर एक बार आपको शुगर की समस्या हो गई तो शुगर कभी ठीक नहीं हो सकता। आप उसके लेवल को एक बार मेंटेन कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, दवाइयाँ लेके नहीं कर सकते। आप दवाइयाँ लेके, जो आपने दवाया उसे अर्जित नहीं कर सकते, आप परेशानियों में ही गिरेंगे। दवाइयाँ लेके आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन ठीक नहीं कर सकते। चलिए बहुत अच्छा है। और तो फिर इसे हमें गवाना क्यों? ये है कि हमें गवाना क्यों उसे? और प्रकृति के बनाए अनुशासन नियम के अनुसार आप चलिए। 5 बजे उठ जाइए, उधर लेट काम करके आते हैं। 11 बजे 4 से 5 घंटे रिलैक्स की नींद। अब 4-5 घंटे में हमें क्यों सोने के लिए होता? क्योंकि हमारे जिंदगी में उथल पुथल बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा भाग दौड़ है। वो भाग दौड़ भी स्वास्थ्य का बहुत बड़ा बुरा असर डाले। उसके तरीके नहीं बदल रहे, तरीके बदलेंगे तो और बेहतर होगा। हम लोग दिनचर्या देखिए ऐसी ही चलती रहती है और हम लोग जब बातें करते हैं जिंदगी को भी जी रहे हैं और बेहतरीन तरीके से प्रकृति का भी आनंद ले रहे हैं। और आप लोग देखते हैं कि दिन भर नेचर के बीच में रहते, काम भी बहुत एक ग्रेड के होते हैं। आप तो और बेहतर सही लोग जानते हैं, उसे बदलना है। आप लोग और पेड़ पौधे के बारे में क्या आप अपील करेंगे लोगों को? अब आप लोग जिंदगी में इतना बिजी हैं कि बीमार होने का भी टाइम नहीं है। बीमार होने का भी टाइम होता है। लेकिन बंदा देखिए अपने आप को वास्तविक में मुद्दा बता रहा हूँ कि बहुत संघर्ष किया हूँ और कभी पीछे नहीं रहा हूँ। यदि हमारे अंदर संघर्ष ना होता ना तो आज का आज आप प्रभावित लेवल में न पहुँचता। मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये मेरा संघर्ष है। वो बहुत अच्छा है, आपने उस चीज को बहुत समय पे पकड़ लिया। लेकिन इस दुनिया में हर व्यक्ति वो है जो इन व्यवस्थाओं में वो अच्छा जीना चाहता है। कुछ होता ही नहीं है जीवन। संघर्ष हर कोई कर रहा है, तरीका थोड़ा सा तरीका बदलना पड़ेगा। तरीका हम चूक कहाँ कर रहे हैं, ये चीजें हम लोग नहीं जान पा रहे हैं। और इसलिए चीजें जो है ना, आज हम अरे कौन नहीं चाहता कि हमारे बच्चे को बेहतर शिक्षा मिले, हमारा परिवार बेहतर चले, हमारे भी कार हो, हमारे भी बंगला हो। और उस संघर्ष में वो क्या भूल कर रहा है कि जो उस संघर्ष को नहीं क्रॉस कर पा रहा है।
वो भूल है, तरीका बदल देना है। और क्या करना है? ये जो सफलता है वो तरीकों का ही परिणाम है, अनुशासन का परिणाम है, प्रकृति बनाई व्यवस्था में जीने का परिणाम है, और कुछ नहीं है। जो जितनी बड़ी ऊंचाइयों में गया है, चाहे राम हो, चाहे गौतम बुद्ध हो, चाहे कृष्ण हो, वो प्रकृति के बनाए नियमों को उन्होंने सुचारू रूप से चलाने की व्यवस्था बन, उसी क्रम को बढ़ाने का काम किया है। और थोड़ा सा इसमें मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या रोल है इंसान और प्रकृति के बीच में? यही तो हमें लगता है कि यही चीज़ें तो हैं, और क्या हो सकता है? इंसान और प्रकृति के बीच में रोल ये है उधर कि कीजिए थोड़ा। जैसे इंसान के जो अपने मूलभूत जो कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों का पालन करता जाए तो प्रकृति अपने आप बैलेंस हो जाएगी। और अगर एक बार प्रकृति बैलेंस हो गई, कहते हैं, कोई कहता है कि ज़िंदगी में बहुत अकेला हो गया हूँ, या ज़िंदगी के इस मोड़ में पहुँच गया हूँ कि जहाँ पे इतना अकेलापन हो गया है कि कुछ है ही नहीं। मैं उस भाई को कहता हूँ कि वहाँ पे आप अकेले हो ही नहीं, आपके साथ प्रकृति है, आपके साथ इतने पेड़ पौधे हैं, पक्षियाँ हैं, जलाशय है, ये सारी चीज़ें, तो आप अकेले कहाँ हैं? आप अकेले है ही नहीं। जिस दिन एक इंसान अकेला हो जाएगा, मुझे लगता है कि उस अकेलेपन में वो मर जाएगा। अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ ना रहें तो मर जाएगा। अकेला इंसान कभी है ही नहीं। उसकी एक ऐसी ज़िंदगी जीने की जो रूढ़ी आ गई है ना, उस रूढ़ी की वजह से वो चीज़ें महसूस ही नहीं कर पा रहा है। और कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी दिक्कत नहीं है। अगर हम अकेले हो ही कहाँ सकते, कभी अकेला कोई मनुष्य ही नहीं है, क्योंकि आपका पंचतत्व से बना शरीर हमेशा पंचतत्व के आसपास ही रहता है, पूरे इस कॉस्मोस में रहता है। प्रकृति की बनाई व्यवस्था के आप अंदर ही रहेंगे। तो आप अगर तरीके बदलेंगे, अपनी ज़िंदगी को प्रकृति के अनुसार नहीं ढालेंगे, तो आप उसका खामियाजा खुद भुगतेंगे। प्रकृति का उसके बहुत कम नुकसान होगा। प्रकृति को इतने बड़ा पावर, इतनी बड़ी ऊर्जा है कि वो सागर में बूंद के समान है। लेकिन अगर हर व्यक्ति ऐसे करने लगेगा तो फिर वो बूंद समुद्र बन जाएगी, और वही प्रकृति अनबैलेंस हो रही है। और प्रकृति भयावह रूप में आप देख रहे हैं, देखते हैं, आप शहर में रहते हैं, एसीज नहीं काम करती हैं। पिछले वर्ष आपने देखा होगा, सारे उपकरण विज्ञान के काम करना बंद कर दिए जितने कूलिंग करने वाले थे। अभी मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ इतनी गर्मी पड़ती है वहाँ शायद इस वातावरण का कोई बंदा अगर वहाँ जाके सरवाइव करना चाहे इनिशियल टाइम पे, तो बहुत मुश्किल है, नहीं कर पाएगा। जो वहाँ पे उस एटमॉस्फेयर में अपने आप को ढाल चुका है, वो हो सकता है कर जाए, एक नए बंदे के लिए बहुत मुश्किल है। तो ये चूक कहाँ से हुई? प्रकृति से। तो प्रकृति में कौन जिम्मेदार हुआ? अरे एक प्रकृति के जिम्मेदार हम ही हैं। प्रकृति के हिसाब से हम अपने आप ना तो प्रकृति को बैलेंस कर पाए, और उसके हिसाब से ना मैं अपने आप को बैलेंस कर पाया। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और उस पूरकता में हम सही रोल नहीं निभा पाए ना, क्योंकि प्रकृति के खिलाफ है, और आप भी प्रकृति से बने हो। निभा भी आप नहीं कैसे पाए, अलग हो जाओगे? निभा भी नहीं पाए और निभा भी नहीं पा रहे हैं। अब भी नहीं वो जागरूकता आ रही है, जबकि पढ़े लिखे लोगों की संख्या आज देश में कितनी है? अगर देखा जाए तो क्या रेशियो है इनका? बड़े बड़े पद प्रतिष्ठानों में बैठे हुए लोग हैं, और थोड़ी सी भूल कर रहे हैं। एक छोटी सी भूल उनकी स्वार्थ की जो जिंदगी उन लोगों में घुस गई है, और वो निकल नहीं पा रही। उसकी वजह से पूरा अनबैलेंस है, उनकी दिनचर्या से लेकर, उनकी ज़िंदगी से लेकर। क्या जरूरी थोड़ी है कि हमारे पास पैसे हैं, हम पैसे कमा लिए लीगल इलीगल तरीके से। लीगल तो ठीक है, वो सुकून देता है, वो स्वर्ग मिले जाता है। आपको स्वर्ग के पहुंचाने में वो थोड़ा सा कड़ी जोड़ता है, वो जल्दी पहुंचा देता है। लेकिन अगर वो पैसा गलत तरीके से अर्जित किया हुआ है, वो पैसा उन गरीबों के खूनों से चूसा हुआ है, तो आपको सुकून नहीं दे सकता है, सुविधाएं दे सकता है। और सुविधाओं से सुकून का कोई संबंध नहीं है। ये आप बेहतर जानते हैं कि आपके पास जितनी ज़्यादा सुविधाएं आती जाती हैं, हमें लगता है कि हमारा कल बेहतर होगा, हमारे पास कार होगी तो खुशी होंगे, और बड़ी से बड़ी समस्याएं हमारे जीवन में प्रवेश करना शुरू करती हैं, और हम 24 घंटे हमारा मन स्थिर नहीं होता है। और अगर मन नहीं स्थिर होता है तो उससे हमारा पूरी खुशियाँ, हमारा स्वर्ग जैसी जिंदगी, हमारा स्वास्थ्य, हमारी प्रकृति, हमारा मानव प्रत्येक अंतिम व्यक्ति तक जो उसका लाभ पहुँचना चाहिए था, वो सारा अनबैलेंस होता है। और जब पूरा ये माहौल अनबैलेंस होगा तो ये माहौल में दुख ही दुख तो होगा।
होगा क्या यहाँ? मेरा 3 महीने से हालत खराब हो गई थी, डिप्रेशन के चक्कर में सारी शरीर की एनर्जी सब कुछ खराब हो गया था। इसलिए प्रकृति में हम लोग जीते हैं। देखिए, हम लोगों की जिंदगी भी चल रही है, प्रकृति में जी भी रहे हैं, पेड़ पौधों को जी रहे हैं, मानव संबंधों को भी जीने का प्रयास कर रहे हैं, बिजनेस व्यवसाय भी कर रहे हैं, प्रेम स्नेह भी मिल रहा है, जहाँ जाते हैं लोगों से कभी ईर्ष्या नहीं होती है, तो प्रकृति जन्य व्यवस्था में जी रहे हैं। और देखिए, सारी व्यवस्था प्रकृति ने हमारी बेहतर बना के रखी है। कहीं से वो अवसाद हमारे पास नहीं आते हैं जो अवसाद हमारे शरीर और इस वातावरण को निगेटिविटी ऊर्जा में तब्दील करते हैं। कितनी पॉजिटिव ऊर्जा इस पूरे वातावरण में है, उसमें निगेटिविटी डालने वाला एक ह्यूमन है, एक बहुत बड़ा है उसमें वायरस घोलने वाला है जो हैंग कर रहा है पूरी व्यवस्था को। चलिए, बहुत अच्छा लगा और मैं चाहूँगा आपसे कि समस्त चर्चा का रिकैप्चुलाइजेशन आप कर दें कुछ 60 शब्दों में। जैसे आज मैं यहाँ पे आया आधे घंटे के लिए, आधे घंटे में मुझे वो सुकून फील हुआ है। सुकून फील होने का मतलब आप इधर देखिए, पीछे इतना बड़ा जलाशय है और इतने पेड़ पौधे हैं। पेड़ पौधों से जो सुबह की पहली हवा मेरे इधर जा रही है कानों से, और पक्षियों की आवाज़ की जो चहचहाहट है, शायद मैं वहाँ नहीं सुनता जब मैं अपने ड्यूटी टाइम पे होता हूँ, तो आज यहाँ सुनता हूँ तो एक जो मेरा दिमाग घूम के मेरे बचपन की तरफ भी ले जा रहा है। मेरा बचपन गुजरा है इस गांव में, और कहते हैं कि बचपन के जो दिन होते हैं वो हमेशा आपके यादों के साथ रहते हैं। तो अगर आज भी मुझे लगता है कि कोई मुझे मेरा बचपन खरीद के अगर दे दे और उसका मोल बता दे, तो शायद उतनी अगर हैसियत हो तो मैं उसको भी पे कर सकता हूँ, लेकिन वो नामुमकिन है। तो जो और वो चीज़ें बचपन जो था वो प्रकृति जन्य नियमों से चलता था, इसलिए इतनी हैप्पीनेस थी। बचपन में इतनी खुशियाँ होने का कारण ये है कि हमारे पास इतनी जिम्मेदारियाँ नहीं थी, ना तो इतने पैसे थे और ना ही इतना दिमाग पे बोझ था उन सब चीज़ों का। तो हम क्या करते थे, घर से बाहर निकलते थे तो या तो इस तालाब में आ जाते थे, या तो हमारे गांव में एक नदी है वहाँ चले जाते थे, और वहाँ पे कोई रोकने टोकने वाला नहीं था कि मम्मी नहीं आती थी बुलाने कि बेटा चलो घर चलना है, ये काम है वो काम है। वहाँ तक पापा भी नहीं पहुँच पाते थे, घर वाले भी कोई नहीं पहुँच पाते थे। तो इतना सुकून फील होता था कि अब क्या बताएं। आज मुझे यहाँ पे आके इतना अच्छा लगा है, इतना अच्छा लग रहा है कि यहीं 1-2 घंटे और बैठ जाएं, आज का नाश्ता यहीं करें। बहुत अच्छा आपने संक्षिप्त में ये ब्यौरा दिया और ज़िंदगी की उस हकीकत की, उस सूरत की और की सीढ़ी की आपने इशारा किया। ये जो जिम्मेदारियों की बात आई, इसमें मेरा विचार है कि ज़िंदगी में हर व्यक्ति, इतना छोटा बच्चा भी अपनी समस्त ज़िंदगी की जिम्मेदारियों को, दायित्वों को निभा रहा है। देखते हैं इसको गहराई से कि वो समस्त दायित्व जो इस कायनात में 0 से लेकर के अंतिम सैयद तक का 100 साल या 90 साल तक का जो व्यक्ति है, समस्त जिम्मेदारी सभी निभा रहे हैं, उसी तरीके से निभा रहे हैं। कैसे, इसको देखते हैं। दिनचर्या के सभी कर्म प्रत्येक जीव जंतु कर रहा है, हम भी कर रहे हैं, तो हम फिर जिम्मेदारी ज़्यादा कहाँ कर रहे हैं। वो बचपन स्वर्ग क्यों होता था, स्वर्ग होने की हम बात कर रहे हैं। उसमें क्या होता था कि प्रकृति जन्य व्यवस्था से हम जीते थे। यानी हमें अगर मान लीजिए किसी ने गाली दे दिया, मार दिया, 2 थप्पड़, घर वाले बच्चों को मारते ही रहते हैं, 1 मिनट को थोड़ा सा आंसुओं में उन्हें बहा लिया और आंसू बहाने के बाद उसे भूल गए कि हमारे साथ क्या घटना हुई थी। अपन क्या करते हैं, हमारे साथ कोई बात हो जाए तो उसे हम सालों याद करते हैं, और सालों के बीच में दौरान में जो बीच में घुटन होती है ना, वो घुटन नर्क की जिंदगी है। तो बचपन में हमें इस चीज का वो नहीं होता है। हम स्कूल गए, जिम्मेदारियां थी, हमें पढ़ना था ना, घर में सारे काम अगर हमें करना है तो भी तो जिम्मेदारी है। और घर में जैसे मान लीजिए किसानी का काम कर रहा है तो बच्चे कितना सपोर्ट करते हैं, तो क्या वो दायित्वों को नहीं निभा रहे हैं, जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। तो वो क्यों इतनी बेहतर जिंदगी होती थी, क्योंकि उसमें स्ट्रेस नहीं होता था। हम जिस काम को करते थे, हमारा दिमाग, मन और मस्तिष्क सब एक साथ काम करता था। आज हम शरीर हमारा यहाँ है, मन कहीं और है, इसलिए स्वर्ग जैसी जिंदगी नहीं थी। बचपन इसलिए अच्छा लगता है,
बचपन में इसलिए आप हम व्यक्ति खरीदना चाहता है, नहीं खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। आप वापस नहीं जा सकते, आप जिंदगी के तरीके बदल करके जिंदगी को बचपन जैसा ला सकते हैं। और बचपन की जिंदगी मतलब होता है प्रकृति जन्य व्यवस्था। आप देख लीजिए कितना आनंदित रहते थे प्रकृति में, सारे कामों को करते हुए भी, सारे दायित्वों को निभाते हुए भी खुश रहने का बहुत बड़ा और प्लेटफॉर्म है प्रकृति जन्य व्यवस्था। और बेहतर आप खुश रह सकते हैं, जितना जिम्मेदारी निभाएंगे और आनंद आता है। तरीके बदलना है काम करने की। आज टेक्नोलॉजी है, इसका इस्तेमाल हमें आपको करना है। विज्ञान हमारा जिंदगी को स्वर्ग की सीढ़ी तक पहुंचाने का बहुत सस्ता, सरल और बेहतर सुगम मार्ग है, ले जाएगा आपको वहाँ। धन्यवाद, मजा आया। आप भी ऐसी चर्चाएं करिए, पेड़ पौधों को बचाइए, प्रकृति को बचाइए और अपना ज्ञान अपने प्लेटफॉर्म पे रखिए। आप बहुत ज्ञानकार हैं, जिंदगी के तरीके बदल करके समस्त कायनात को सुकून देने का काम करिए, पोषित करने का काम करिए। थैंक यू।